My dear students, I welcome all MKC students. Today we are going to discuss Army Clerk model paper concerning to the English language. विद्यार्थियों, आज हम लोग MKC परिवार की तरफ से आपके लिए मॉडल पेपर आर्मी क्लर्क के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जो ज़्यादा संभावित मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर, जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक ग्रामर का क्वेश्चन है, और दूसरा आपका पैसेज का क्वेश्चन है, और तीसरा हम लोगों का वोकैब का वर्ड पावर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है स्पॉटिंग एरर। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोगों को देखना ये है कि इसके 4 पार्ट दिए होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स, और हमको डिसाइड करना होता है कि 4 पार्ट्स में कहाँ पर गलती है कि गलती नहीं है। देयर इज एरर और विदाउट एरर। जैसे क्वेश्चन हम लोगों का है, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि दैट कि स्मोकिंग इज वन ऑफ कॉज ऑफ कैंसर। तो आपको एक रूल पता होगा, आपको एक रूल पता है कि वन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वन, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग किया गया है, नन ऑफ का प्रयोग किया गया है, आइदर ऑफ का प्रयोग किया गया है, या ईच ऑफ का प्रयोग है, यहाँ पर ऑफ लगाना है, या ऑफ का प्रयोग किया गया। तो आपको ये ध्यान देना, अगर ये वर्ड्स आते हैं वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारा नाउन होगा वो हमारा होगा प्लूरल। ये नाउन हमारा प्लूरल होगा। तो उस हिसाब से वन ऑफ यहाँ पर दिया गया है, तो वन ऑफ के बाद ये कॉज न हो करके यहाँ पर हमारा होना चाहिए क्या, कॉजेज ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसको हमको टिक करना पड़ेगा। आपका हमारा जो उत्तर बनेगा, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है, नाइदर ऑफ टू। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कॉमन एरर कई प्रकार से हम लोगों के बन सकते हैं। नाइदर ऑफ, पहली बात तो ये है कि नाइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद हमारा टू आया है। तो अगर यहाँ पर टू ना होकर के इससे ज़्यादा की संख्या होती तो हमको लगाना पड़ेगा नन। नाइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर कैंडिडेट ना हो करके यहाँ पर हमारा होना चाहिए यहाँ पर कैंडिडेट्स का प्रयोग होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब हैव दिया गया है, और वर्ब हमारा यहाँ पर हैव के स्थान पे होना चाहिए हैज़। इसका मतलब इसमें जो हमारा कॉमन एरर बनेगा वो पार्ट बनेगा बी। अब इसका फंडामेंटल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा समझें। पहले एक सामान्य तौर पे आप समझ लें, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है, तो यहाँ पर कैंडिडेट ना होकर आपका कैंडिडेट्स होना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। एक कॉमन एरर इस तरह से भी बनता है, हैव प्लूरल है जबकि हैज आपका सिंगुलर है। और एक बात आपको ध्यान देना है, नाइदर का प्रयोग टू के लिए करते हैं, और 2 से ज़्यादा की बात होगी तो हम नन का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझें।
कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा जाए। कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नाइदर, ये आपका प्रयोग होता है टू के लिए, और नन जो है ये प्रयोग होता है आपका मोर देन टू के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि टू यहाँ पर दिया है, इसका मतलब नाइदर में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है, अगर इनके बाद ऑफ लगा हो तो ये हमारा नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। ये प्लूरल कौन होगा? नाउन। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल हमारा क्या होगा? नाउन प्लूरल होगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट, ये सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर कैंडिडेट के स्थान पे हमारा कैंडिडेट्स हो गया। ठीक है। दूसरी बात आप समझे, अब थोड़ा सा आगे की बात को समझा जाए। ये आपका सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर, और यहाँ पर ये आपका क्या होता है? प्लूरल। हैज़ को हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं और हैव को हम मानते हैं प्लूरल। इसी तरह से वाज जो है आपका सिंगुलर वर्ब माना जाता है और वर्ब जो है आपका प्लूरल माना जाता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस ये सिंगुलर होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस या यस, विदाउट यस या यस, ये जो है ये प्लूरल माना जाता है। तो इतने वर्ब को आपको ध्यान देना है। हैज हम लोग सिंगुलर मानते हैं, हैव उसका प्लूरल माना जाता है। वाज हम लोगों का सिंगुलर माना जाता है, वर्ब उसका प्लूरल फॉर्म माना जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यही यस ये सिंगुलर होता है, वर्ब फर्स्ट विदाउट यस ये हम लोगों का प्लूरल होता है। ठीक। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से एक बार देखें। नाइदर का प्रयोग आपको बताया कि दो के लिए होता है, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है। अब अगर ऑफ लगा है तो ये कैंडिडेट ना होकर के यहाँ पर हमारा कैंडिडेट्स होना चाहिए, ये आपका प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आपका होना चाहिए क्या? कैंडिडेट्स। एक गड़बड़ी ये है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के बाद हमारा क्या होना चाहिए? हैज़। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, आपका यहाँ पर हैज़ के स्थान पर हैव दे दिया है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में होते हैं कि कैंडिडेट्स दिया है तो यहाँ पर हैव सही है। ऐसा नहीं। अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये सिंगुलर का कॉन्सेप्ट बनता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब आप सिंगुलर लगाएंगे। हाँ, नाउन प्लूरल है, ये होना चाहिए। ठीक। तो आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक हम लोगों का होता है स्टेटिव वर्ब। अब यहाँ पर नो जो है, नो आपका जो है ये नो, ये आपका नो जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ये आपका स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब में, स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग होता, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, दो के लिए प्रयोग हुआ है चूंकि कंफर्मेशन नहीं है। सिंस वी वर चिल्ड्रेन, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग है, तो सिंस भी ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि स्टेटिव वर्ब को कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते। स्टेटिव वर्ब इज नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। तो यहाँ पर नो चूंकि स्टेटिव वर्ब है जिसमें एक्शन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हैव बीन नोइंग का ये ऑप्शन गलत होगा। तब क्या दिक्कत है? अब यहाँ पर इसका सही सोल्यूशन जब बनेगा, चूंकि पीरियड ऑफ टाइम भी दिया है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका सही सोल्यूशन यहाँ पर बनेगा
हैव, और यहाँ पर नो का थर्ड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा नोन। ये इसका सही सोल्यूशन है। फिर से आप समझ लें, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम जो है कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब के साथ पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया है तो स्टेटिव वर्ब पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमारा परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, इसलिए हमको इसको बदल देना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो खैर ये गलती हमारी आ जाएगी ए पार्ट में, और उसका मूल कारण है द मेन रीजन इज दैट स्टेटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। If there has been given stative verb along with the period or point of time, that structure is converted into the concerning perfect tense। मतलब क्या है, अगर stative verb के साथ हमारा पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो जिस टेंस में वाक्य दिया है, मान लीजिए यहाँ पर होता वी हैड बीन नोइंग, हालांकि तब एक अलग गलती होती, तो उस स्थिति में जिस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपका स्टेटिव वर्ब है, पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसी टेंस का हम उसको कन्वर्ट कर देंगे परफेक्ट में। तो यहाँ पर वी हैव और नोइंग को हम कन्वर्ट कर देंगे वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। द जूरी एग्रीड इन, ये कह रहा जूरी जो है, जूरी यहाँ पर हम लोगों का कलेक्टिव नाउन है। जूरी हम लोगों का कलेक्टिव नाउन है। जूरी यहाँ पर हम लोगों का कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जूरी ग्रुप ऑफ जजेस। तो कलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी के रूप में प्रयोग किया जाए, दो बात होगी। यहाँ पर एक चीज आपका होगा यूनिटी, और दूसरा है सेपरेशन। दूसरा हम लोगों का है सेपरेशन मतलब अलग अलग विचार। जैसे ऐसा हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि 5 लोगों का विचार अलग अलग हो, या ऐसा भी संभव है 5 लोगों का विचार एक हो। अब हमको यहां पर कुछ क्लू देखना होगा। देखिए, जूरी एग्रीड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फॉर्म में एग्रीड है, वेंट है, तो उसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब की कोई दिक्कत नहीं आती, वो सही। द जूरी एग्रीड, जूरी एग्रीड हो गई कहाँ, ओपिनियन। ध्यान देखिएगा क्वेश्चन को। अब ये जो ओपिनियन है, ओपिनियन आपका सिंगुलर है। ओपिनियन यहाँ पर आपका सिंगुलर दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि जूरी के सारे सदस्य जब यूनिटी में होंगे तभी उनका एक ओपिनियन होगा, क्योंकि ओपिनियंस होने पर डिवीजन या सेपरेशन का इंडिकेशन होता है। इसलिए यहाँ पर हम ये इंडिकेशन मिल रहा है हमको कि ओपिनियन का मतलब है जूरी के सारे लोग जो है आपस में यूनाइटेड हैं, उनका वन ओपिनियन है। देयर इज यूनिटी नॉट सेपरेशन। इसलिए यहाँ पर हमको इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग पोजीशन के सेंस में करेंगे, तो यहाँ पर हमको इट्स लगाना पड़ेगा। तो पूरा सोल्यूशन हमारा बनेगा। ये देयर का प्रयोग हो सकता था, लेकिन कब, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओपिनियन ना हो करके अगर ओपिनियंस होता, यहाँ पर सॉरी, अगर यहाँ पर ओपिनियन न दे करके आपके एग्जाम में ओपिनियंस दे दे, तो इसका मतलब जूरी जो है वो एग्रीड नहीं, और एक चीज यहाँ पर तब उसको करना पड़ता डिसएग्रीड। मतलब कोई न कोई इंडिकेशन आपको सेंटेंस मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ग्रामेटिकल के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है हैरिस इज, हैरिस की बात हो रही, हैरिस है क्या है भाई, इंडस्ट्रियस, परिश्रमी है, देन इंटेलिजेंट। मतलब ये कह रहा है कि हैरिस जो है वो परिश्रमी है बुद्धिमान की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ, हैरिस जो है वो एक व्यक्ति है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा,
हैरिस जो है इसकी इंटरनल क्वालिटी, इंटरनल कंपैरिजन हो रहा है। अब इंटरनल कंपैरिजन होगा तो होगा क्या, मोर प्लस एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर हम एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, हैरिस इज इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट। हैरिस की तुलना हम किसी दूसरे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हैरिस की तुलना उसकी दो क्वालिटी से हम कर रहे हैं। हम ये करें हैरिस जो है परिश्रमी है किसकी तुलना में, बुद्धिमान की तुलना में। इसका मतलब हम हैरिस की दो इंटरनल क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देन के पहले भी एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव डिग्री और देन के बाद भी, इसका मतलब दोनों स्थिति में हमको पॉजिटिव डिग्री करना पड़ेगा और उन दोनों के पहले हमको लगाना पड़ेगा मोर। ठीक है, तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा मोर और ये इंडिकेशन हमको मिल रहा है कहाँ से, कंपैरिजन का देन से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फिर से एक बार समझ लें, समझ लीजिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है, थोड़ा समझे, क्वेश्चन आपका दिया है हैरिस हरी दिया, सॉरी, जैसे यहां पर आपका दिया है हरी इज वाइजर, हरी इज वाइजर देन मोहन। अब यहां पर ये क्वेश्चन एकदम ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हरी की तुलना आप मोहन से करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखिए हरी इज इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट, यहां पर आप हरी की किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो मैं यही कह रहा था आपसे, when we are comparing two different things or two different persons, in that situation we use comparative degree of adjective and then, but the next person is given there, मोहन की तुलना हो रही हरी से। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस इस तरह से हो, हरी is more wise, हरी is more wise than diligent, ये बोल रहा है हरी जो है ज्यादा बुद्धिमान है परिश्रमी होने की तुलना में, तो उस स्थिति में यह वाक्य हमारा सही होगा। जबकि सामान्य तौर पे हम जो है वाइज का वाइजर प्रयोग करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में इंटरनल क्वालिटी में हमको ये करना पड़ेगा कि हम एक ही व्यक्ति की इंटरनल क्वालिटी की तुलना करेंगे, तो वहां पर हमको ये देखना पड़ेगा, वी हैव टू वॉच इट। दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, ही विल नॉट वर्क, ये बोल रहा है कि वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक बात कही बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है हम लोगों का फोर्स्ड, सही बेटा, कंपेल्ड का यहां पर मतलब होता है फोर्स्ड, ये बाध्य करना, कंपेल्ड का मतलब होता है बाध्य करना। तो ये कह रहा है ही विल नॉट वर्क, ही इज कंपेल्ड, उसको बाध्य किया जाता है। ठीक है, अब इसी में आपको सेंस के आधार पर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ध्यान रखिए थोड़ा सा इस बात को, जो हमारा एरर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एरर होता है वास्तव में वो दो भागों में टूटा हुआ होता है। एक तो आपका फैक्चुअल होता है, जिसमें आपको रटने की जरूरत पड़ती है, चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ती है। दूसरा बेटा जो हमारा होता है ना, वो हमारा होता है सिचुएशनल। सिचुएशनल का मतलब हमको पूरे सेंटेंस की मीनिंग निकालनी पड़ेगी, मतलब जब तक पूरे सेंटेंस की हम मीनिंग नहीं समझेंगे ना तो वो क्लियर नहीं होगा।
अब उसका मीनिंग हमको समझना पड़ेगा। दूसरा एक होता है, जैसे इसके पहले देखा आपने, नाइदर ऑफ के बाद आपका टू आना चाहिए, टू दो होनी चाहिए, वो भी ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर, वो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका है। तो खैर यहाँ पर हम समझे इसको, ये सिचुएशनल, हमको इसकी मीनिंग निकालनी पड़ेगी। जैसे आप देखें, ही विल नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करे, बहुत आराम से हमको मीनिंग निकालनी है। ही इज कंपेल्ड, उसको बाध्य किया जाता है। अब ये बताइए, अगर यहां पर हम टिल करें तो टिल का मतलब वह वर्क नहीं करेगा, तक, टिल का मतलब तक होता है, तक उसको बाध्य किया जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। यदि उसको बाध्य किया जाता है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक। बाद उसको बाध्य किया जाता है, ये भी ऑप्शन कट गया। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनलेस का मतलब होता है हमारा इफ नॉट, और इसका हिंदी में मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है। अब ये सेंस निकल के आ जा रहा है, ही विल नॉट वर्क, वो कार्य नहीं करेगा, यदि नहीं उसको बाध्य किया जाता है, अनलेस ही इज कंपेल्ड। तो ये पूरा का पूरा कंजंक्शन का क्वेश्चन था, और ये इन दोनों के सेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अनलेस ही इज कंपेल्ड, अगर इसका हम मीनिंग निकाल लें, ही विल नॉट वर्क, वो कार्य नहीं करेगा, अनलेस, यदि नहीं उसको बाध्य किया जाता है, तो ये मीनिंग हमारा क्लियर है। इसलिए हम लोगों का ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। ये क्वेश्चन बेटा हम लोगों का सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना है, क्योंकि एग्जाम में देखिए आप लोग जब एकेडमी में आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पार्ट वाइज काम करते हैं, तो लेकिन एग्जाम में पार्ट वाइज थोड़ी नहीं देता है, इसलिए हम लोगों को पूरा का पूरा एक साथ काम करना पड़ेगा। डिड द बस कम ऑन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर डिड लगा, अच्छा इसमें किया क्या, ध्यान समझिए, पूरे सेंटेंस के हिसाब से हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है देयर पे, वो सही है कि गलत है। डिड देयर, देयर का मतलब यहाँ पर उनका नहीं है, ये बस किसी से रिलेटेड है, ये बस जो है किसी से रिलेटेड है, इसका कोई न कोई बस का किसी से संबंधित होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, और देयर का रिलेशन बस से नहीं कंफर्म हो रहा है, तो इसलिए ये नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन कट गया हम लोगों का। अच्छा, देयर के बाद जब यहाँ पर नाउन है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हम कहें कि अगर यहाँ पर नाउन है, जैसे हम बोले योर पेन, ये सही होगा, और यहाँ पर अगर हम योर्स कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चूंकि नाउन है तो उनका बस, ये देयर्स करना ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा होता ही नहीं है। देयर का दो पोजीशन होता है, एक होता है देयर और दूसरा बेटा आपका क्या होता है, देयर्स। इस बात को समझ लें। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद जो है हमारा आना चाहिए क्या, नाउन आना चाहिए, ठीक है। नाउन आएगा तो हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। डिड देयर बस, तो यहाँ पर बस जो है वो हम लोगों का क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए हमको यहाँ पर इसका प्रयोग करना पड़ेगा देयर का, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न बन रहा होगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न बन रहा होगा कि सर ये देयर्स का प्रयोग ऐसा तो होता ही नहीं है, आपको बताए दो होता है, या तो देयर या तो देयर्स, ठीक है। अगर हम कहें दिस इज, अगर हम ये बोलते हैं दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ, यहाँ पर हमको लगाना है तब हमको देयर्स कहना पड़ेगा। मतलब देयर्स का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसके बाद नाउन का प्रयोग ना हो। तो यहाँ पर अगर देयर देता है तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बस आपका नाउन दिया है, इसलिए हमको देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखें, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी डायनेमिक क्वेश्चन, और अक्सर बार बार इस टाइप के क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में बनते हैं। ध्यान रखिएगा।
व्हेन आई शैल गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा, तो आई शैल विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल को विजिट करूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, आई शैल, अब यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, व्हेन आई शैल गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा, आई शैल विजिट द ताजमहल, तो मैं ताजमहल को विजिट करूंगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये जो आपका वेन है, ये जो आपका वेन यहां पर दिया गया है, ये आपका जो वेन दिया गया है, ये बेटा टाइम कंजंक्शन है, ये आपका टाइम कंजंक्शन है, ये आपका यहां पर टाइम कंजंक्शन है। और टाइम कंजंक्शन के बाद और कंडीशनल, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, और कंडीशनल कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन के बाद हम लोग ठीक बाद शैल या विल का प्रयोग नहीं करते। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। टाइम कंजंक्शन अच्छा कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में जोड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम शैल और विल का प्रयोग नहीं करते। तो जो टेंस दिया गया है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे प्रेजेंट में। आई शैल गो, ये फ्यूचर सिंपल में है, तो इसका प्रेजेंट हमारा सिंपल क्या होगा, आई गो। अब गलती क्यों होती है आप लोगों से, कारण समझ लें। इंग्लिश मीडियम में नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में एक आदत होती है कि वो इंग्लिश वाक्य को पहले हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन करने के बाद अगर उनके मन में ट्रांसलेशन से बातें समझ में आती है तो ठीक, और ट्रांसलेशन से बातें नहीं समझ में आती तो गलत। तो इसलिए उनको हिंदी में ये सही लगेगा, हिंदी में देखिए वाक्य एकदम सही है, सही एकदम, उसका ट्रांसलेशन सही, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। व्हेन आई शैल गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा, आई शैल विजिट ताजमहल, मैं ताजमहल देखूंगा। ग्रामर के हिसाब से एरर है, लेकिन हिंदी के ट्रांसलेशन के हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट ग्रामर का हमने आपको बताया, टाइम कंजंक्शन या कंडीशनल कंजंक्शन हो तो उसके ठीक बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा उसमें हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो जिस टेंस में है फ्यूचर के उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में ये फ्यूचर सिंपल में है, तो इसका प्रेजेंट सिंपल क्या होगा, आई गो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, दे हैव बीन प्लेइंग चेस वेन एवर दे आर फ्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दे हैव बीन प्लेइंग चेस, वो शतरंज खेल रहे हैं, वेन दे आर फ्री। ध्यान देखिए यहां पर वेन दे आर फ्री, ये पूरा पार्ट देखिए, वेन दे आर फ्री, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो बता रहा रिपीटेड एक्शन, वो बता रहा क्या, रिपीटेड एक्शन, वो बता रहा रिपीटेड एक्शन। तो आप ध्यान दीजिए, रिपीटेड एक्शन की अगर बात हो और कहीं से भी आपका इशारा हो, रिपीटेड एक्शन, ये पूरा सेंटेंस बता रहा व्हेन एवर दे आर फ्री, जब कभी भी वो फ्री हो, इसका मतलब जब फ्री हो एक्शन रिपीट होगा वो। तो उस स्थिति में, अच्छा ये तो एक सेंटेंस से पता चला, कुछ वर्ड है जो मैं आपको बता दूं उससे पता चलता है। जैसे आपका होता है यूजुअली, ऑफेन, डेली, एवरी डे, और भी वर्ड्स हैं, उसको हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे जो वर्ड्स है ना, ऑफन, यूजुअली, प्रायः, जनरली, तो ये रिपीटेड एक्शन को शो करने वाले वर्ड हैं। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो और हैबिट की बात की जाए, हैबिट का मतलब रिपीटेड एक्शन से है हमारा, रिपीटेड एक्शन की बात की जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब दे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। देखो एक बात समझो आप, एमकेसी आपके लिए जो है केवल मॉडल पेपर लेके नहीं आया, बल्कि मॉडल पेपर के साथ साथ उसके पीछे रीजन क्या है। भाई
आपको बता दिया ए सही है, बी सही है, डी सही है, या नो इम्प्रूवमेंट का पार्ट हो गया, लेकिन इससे आपको सेटिस्फाइड नहीं होना। आपको उसके पीछे का कॉज जानना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना है कि आखिर सर ये किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सही हो रहा है या किस कॉन्सेप्ट से गलत हो रहा है। अब देखिए एक बार फिर से इसको ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग चेस। अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता, आप सपोज करो ये सारी बातें ना होती, ये सारी बातें ना होती, दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स, ऐसा करके कुछ सेंटेंस होता या यही दिया होता तो कोई कॉमन एरर नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर इसको दे करके, यहां पर व्हेन दे आर फ्री, यहां पर ये दे करके व्हेन दे आर फ्री, ये यहां पर बताना शुरू कर दिया है रिपीटेड एक्शन, ये बताना शुरू कर दिया है रिपीटेड एक्शन। और रिपीटेड एक्शन जब भी होता है बेटा तो हमेशा सिंपल टेंस में होता है। तो यहां पर व्हेन दे हैव बीन प्लेइंग ना हो करके व्हेन दे प्ले, तो पूरा सेंटेंस हम लोग का होगा दे प्ले चेस व्हेन एवर दे आर फ्री, ठीक है। तो ये अच्छा, ये घटना, अच्छा ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। और हैव प्लेड, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रिपीटेड एक्शन है प्रेजेंट में, तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल में व्यक्त करेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए अब बेटा दो तरह से स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन पुटअप करता है वोकैब का। पहला आपका है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब क्या है, इसमें एक वर्ड दिया है, उसके 4 ऑप्शन है, उसके 4 ऑप्शन है। और वास्तव में हम आपको बताएं ये ज़्यादातर जो पूछता है वो साउंड प्रॉब्लम पे पूछता है। यहां पर आपको बता दें ये साउंड कंफ्यूजन, साउंड कंफ्यूजन। देखो बेटा जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में कभी कभी उसको लेके साउंड कंफ्यूजन होते हैं। जैसे हिंदी में इंग्लिश में अगर आपने 2 बार एम का प्रयोग किया है तो आप हिंदी में 1 बार ही म बोलेंगे। इंग्लिश में आपने 2 बार अगर टी का प्रयोग किया है तो आप 1 बार ही ट बोलेंगे। लेकिन अच्छा दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पर सन बोला है तो SION भी हो सकता है, TION भी हो सकता है, और एक आपका SION भी हो सकता है। तो स्पेलिंग करेक्शन में जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वो ये है, आप डबल लेटर को वॉच करें। यू हैव टू वॉच द डबल लेटर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें डबल लेटर आते हो या जिसमें साउंड का कंफ्यूजन हो। जैसे आपका ये वर्ड है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस दिया है। अब इस वर्ड में आपका साउंड कंफ्यूजन है। जैसे साइमल्टेनियस में एस में हम लोगों का US भी आता है, ध्यान देखिए एस भी आता है, यहाँ पर एस भी आता है, OUS भी आता है, IOUS भी आता है, ठीक है, EOUS भी आता है और UOUS भी आता है। अब हमको ये वॉच करना पड़ेगा कि ये दोनों का कंफ्यूजन बनता है कि भाई आप IOUS का प्रयोग करेंगे कि EOUS का प्रयोग करेंगे, आप OUS का प्रयोग करेंगे कि UOUS का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से और भी वर्ड्स होंगे जब आपकी रेगुलर, हम लोग बहुत जल्दी MKC परिवार आपके लिए लेके आने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल पे। तो अब दूसरी बात हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि ये साउंड प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, डबल लेटर वर्ड्स को आपको ध्यान देना है। 2 ट्रिक पे हमने बात किया। पहली बात हमने जो है डबल लेटर पे बात किया और दूसरी बात आपको कही साउंड प्रॉब्लम पे हमको ध्यान देना है। तो ये 2 बातों पे आपको ध्यान देना है, ठीक।
चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए। क्वेश्चन हम लोगों का है साइमल्टेनियस। अब इसमें हमको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। करेक्टली का मतलब इसमें से 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे, 1 ऑप्शन आपका सही होगा। जो करेक्ट होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो साइमल्टेनियस की स्पेलिंग होती है ये आपका सी, साइमल्टेनियस, SIMULTANEOUS। तो साइमल्टेनियस की स्पेलिंग ये होती है। और यहाँ पर कंफ्यूजन IOUS करके दे दिया है, तो इसको आपको ध्यान देना है। इस स्पेलिंग में साउंड प्रॉब्लम है और साउंड प्रॉब्लम को बेस बना के क्वेश्चन को पुटअप किया है। दूसरा देखें, दूसरा आपका है 11th नंबर एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट में डबल लेटर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन होगा डी, EMBARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट। यहाँ पर कभी कभी ई का जो साउंड होता है ना वो ई भी होता है और आई भी इंग्लिश में लिखते हैं। वही बात मैं आपको बता रहा था कि जब आप डबल आर बोलते हैं तो हिंदी में 2 बार र थोड़ी लिखते हैं आप। जब आप डबल यस लिखते हैं तो हिंदी में आप इस तरह से स 2 बार नहीं लिखते, लेकिन बोलते हैं। हाँ, उसमें मात्रा लगा के आपने कभी ये देखा है इस तरह से लिखते हुए? नहीं बनता है। ठीक, तो उसमें दिक्कत यही है कि हमको साउंड को देखना है कि कौन से साउंड में डबल लेटर है और कौन सा साउंड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। स्पेलिंग करेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान है, लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ सिर्फ 2 ही चीज को आपको देखना है। साउंड प्रॉब्लम को देखना है जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और एक चीज आपके डबल लेटर को देखना है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा डी। तीनों ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन जो सही में लिखा गया वो ऑप्शन आपका डी है। अब यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम बेटा एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत आसान होता है। कारण क्या है आप कहेंगे सर इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उसका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है, वो बहुत लिमिटेड मात्रा पे आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब वो सिनोनिम एंटोनिम की तरह बहुत बड़े मात्रा में नहीं है, इसलिए जो है आपको ये वाच करना पड़ेगा। बहुत आसान है वो। देखिए, अ स्नैक इन द ग्रास कह रहा है कि स्नैक, अच्छा इसका मीनिंग जो है आप जो लिखा है उसके आधार पर नहीं, इसका हिडन मीनिंग होता है। इसका जो मीनिंग होता है ना वो आपका इसका मीनिंग इडियम एंड फ्रेजेस का हिडन होता है। हिडन का मतलब वो छिपा हुआ रहता है। अब उसके हिसाब से हमको आपको देखना पड़ेगा कि उसका हिडन मीनिंग क्या है। अ स्नैक इन द ग्रास, ए सीक्रेट एनिमी, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ सीक्रेट फ्रेंड, एन एजुकेटेड मैन। नहीं, इसका हम लोगों का क्या होगा? ए सीक्रेट एनिमी, छिपा हुआ शत्रु। आप अगर इसको देखें तो बड़ा ठीक ठाक इसका ऑप्शन भी बन रहा है। अ स्नैक इन द ग्रास, स्नैक जो है ग्रास में है तो इसका मतलब वो छिपा हुआ है और वो डसने का काम करेगा। तो खैर ये तो हम लोग अपने मन से बना लिए, लेकिन आप जो है कभी कभी इसका मीनिंग सटीक बन जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बनता नहीं है। इसलिए आप ये गलती मत कीजिएगा। एक आध बार इसका बन जाएगा तो वो ट्रिक नहीं बनेगी। आपको केवल एक इंस्ट्रक्शन है कि उसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है उसी के आधार पर आप काम करें। तो स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है सीक्रेट एनिमी, तो हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा? ए। इसका एक याद करने वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बाकी नहीं। अब तीसरा 13वां नंबर हम लोगों का है इडियम का। योर रिमार्क्स, तुम्हारा जो स्टेटमेंट था, रिमार्क्स स्टेटमेंट, उसने क्या किया भाई? योर रिमार्क्स जो है, योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन, बहस के दौरान, डिस्कशन के दौरान क्या हुआ? एडेड फ्यूएल टू फायर, जो ईंधन था उसमें आग लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जब बहस हम लोगों की चल रही थी, रिमार्क मतलब स्टेटमेंट, आपका कथन, टिप्पणी आपकी ड्यूरिंग द डिस्कशन, डिस्कशन के दौरान, बहस के दौरान। मान लीजिए कुछ लोग बहस करें बातचीत करें, उसी में आपने क्या कर दिया? आग लगा दिया। तो इसका मतलब आग लगाने का मतलब क्या है? गॉट एंग्री नहीं, इग्निटेड द फायर प्लेस,
वर्सन द मैटर क्रिएटेड वन अराउंड, आप बहस के दौरान वहां पर कोई आग लगाने तो जा नहीं रहे। इसका मतलब इसका एक हिडन मीनिंग है, आपने क्या किया है, आपने मैटर को और खराब कर दिया है। मान लीजिए कहीं बहस चल रही, एडेड फ्यूल टू फायर, उसी में आप कुछ ऐसा बोल दिए कि बहस और खराब हो गई। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई आग लग जाएगी, उसका हिडन मीनिंग ये है कि मैटर और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा सी। अब बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग आपके लिए लाए हैं और लगातार लाते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू वर्क फॉर यू, ठीक है। एमकेसी फैमिली विल ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखें इसमें क्या करना है कि ये पूरे वर्ड्स है, इसके लिए हमको एक मीनिंग निकालना है। ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, ये कह रहा है कि क्योर फॉर ऑल डिजीज, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, ऐसी कोई दवा जो सारी बीमारियों में काम आए, एक दवा जिसको आप हिंदी में रामबाण बोलते हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में पनेसिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में पनेसिया बोलते हैं। रामबाण ऐसी कोई दवा जो सब बीमारी में काम है। एंटीबायोटिक ये है नहीं, इनकैंटेशन ये भी नहीं है। तो एक ऐसी दवा, पनेसिया का मतलब होता है कोई ऐसी दवा जो सब बीमारियों में काम आए, उसको हम लोग पनेसिया बोलते हैं, ठीक। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। दूसरा आपका वन हु ईट्स एवरीथिंग, कह रहा है कि वो जो सब कुछ खाता है। देखिए सब कुछ जो खाता है उसको हम लोग यहाँ पर ओमनीवोरस बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रयास किया कीजिए इसके भी जितने वर्ड है वो हमको पता चले। तो ओमनीपोटेंट ये हो नहीं सकता, सर्वशक्तिमान, इनसॉल्वेंट, रिगिड, ओमनीसिएंट, सीइंग एवरीथिंग। तो ओमनी वन हु ईट्स एवरीथिंग मीन्स ओमनीवोरस, मतलब उसमें जैसे जो हमारा ह्यूमन बीइंग है या जो और कैटेगराइजेशन ऑफ बीइंग्स का है, जैसे जानवर है, मनुष्य है, तो वो कह रहा है कि वन हु ईट्स एवरीथिंग, वो जीव, यहाँ पर मनुष्य से मतलब नहीं, जीव से मतलब है, वो जो सब कुछ खाता है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक। ध्यान देखिए, अब हम लोगों के पास दो सिनोनिम आया है। गार्निश, गार्निश एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। बार बार हम लोगों के एग्जाम में पूछता है, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है। गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना। गार्निश का मतलब बेटा होता है डेकोरेट करना, सजाना, किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना। तो यहां पर सजाना संवारना तो ऑनर होगा नहीं, रिस्पेक्ट, ओबे, ये सारे बड़े इजी वर्ड हैं, आप जानते हैं। एडॉन का मतलब होता है किसी चीज को संवारना, डेकोरेट करना, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अबेंडन का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग देना। त्याग देने का मतलब है कि वहां दोबारा फिर लौट के ना आना, ठीक है। यहाँ पर आपका है एक्सक्यूज, क्षमा करना, फॉरसेक ये ऑप्शन है, अर्ज, आग्रह करना, रिस्क, आप जानते हो रिस्क का मतलब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन रहा है क्या, आपका ऑप्शन बन रहा है फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब हो जाता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, इसलिए अबेंडन का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला वर्ड है हम लोगों का ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घृणित होना, घृणा से भरा होना। तो इसका एक ऑप्शन हम लोगों का यहाँ बोल रहा है हेटफुल, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा हेटफुल। रॉटन का मतलब सड़ा होना, इनफेमस और सिक, बीमार। तो ऑडियस एक बहुत अच्छा वर्ड है। आगे चले, अब हम लोगों का यहाँ पर एंटोनिम आया हुआ है। तो एंटोनिम में यहाँ पर यहाँ पर पहला वर्ड है डिमनिश। डिमनिश का मतलब किसी चीज का कम होना होता है, और इसी का अगर हम अपोजिट देखेंगे तो किसी चीज का आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए डिमनिश का अपोजिट जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ए इज द राइट आंसर। आगे चले,
मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता, सरलता। और डिसेबिलिटी, मैग्नानिमिटी, डिसेबिलिटी, हाइपोकेसी, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा चढ़ा के बोलना, मीननेस, मिजरलीनेस। तो माइजरलीनेस यहाँ पर दे दिया है, डिसेबिलिटी, हाइपोक्रेसी, मीननेस, माइजरलीनेस। तो यहाँ पर मीननेस, तुच्छता, तो हम लोगों का ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी। आगे चले। अब हम लोगों के पास यहाँ पर एक पैसेज आया हुआ है, अब हम लोगों के पास यहाँ पर एक पैसेज आया हुआ है। इस पैसेज को हम लोगों को पढ़ना है, पैसेज को हम लोगों को पढ़ना है और पैसेज के हिसाब से हम लोगों को उत्तर देना है। पैसेज आपका है, इसका मीनिंग निकाल लें। एजुकेशनल रिफॉर्म कह रहा है, एजुकेशनल रिफॉर्म जो है, शैक्षणिक सुधार जो है, मस्ट बी गिवन प्रियोरिटी, उसको प्रियोरिटी देनी चाहिए, ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अलॉन्ग विद इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ, आर्थिक सुधार के साथ साथ। इफ बोथ आर परस्यूड, अगर दोनों को हम लोग परस्यू करते हैं, दोनों को आगे बढ़ाते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ, द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड, तो कंट्री क्या करेगी, आगे जंप कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ए पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन दीज लाइन्स, अगर इस लाइन पर, इस लाइन का मतलब क्या, एजुकेशनल रिफॉर्म अलॉन्ग विद द इकोनॉमिकल रिफॉर्म, द पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन दीज लाइन्स, अगर इन बिंदुओं पर, विल बी द बेस्ट गिफ्ट टू द पीपल इन इंडिया 17th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर इस पॉलिसी पर किया जाता है काम, तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ये पीपल के लिए एक बहुत ही गिफ्ट होगा अनाउंसमेंट का। आगे देखें। स्कूल एजुकेशन कुड बी मेड कंपल्सरी, स्कूल एजुकेशन को कंपल्सरी किया जा सकता था, हालांकि नहीं हुआ, भी पहले किया जा सकता था। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, और फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी फीस के, रूरल ग्रामीण एरिया में और अर्बन शहरी एरिया में। एंड सब्सिडाइज और कम कर दिया जाना चाहिए था, अनुदान देना चाहिए था, अनुदान देना चाहिए था। सब्सिडी मतलब अनुदान देने से है। सब्सिडाइज इन अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो जो शहरी एरिया हैं या मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, उसमें जो है थोड़ा सा अनुदान देना चाहिए था। इफ दिस, फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ दिस पॉलिसी इज परस्यूड, अगर इस पॉलिसी का हम परस्यू करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, इंडिया इन द फ्यूचर, तो भारत फ्यूचर में क्या करेगा, विल एक्वायर, प्राप्त करेगा। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब एक बड़ी अवधारणा, विचारधारा ऑफ लिविंग की, एंड डेवलप, और डेवलप करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने में आत्मविश्वास, विथ फेथ, और एक दृढ़ विश्वास, कहाँ, इन देयर एबिलिटीज, अपनी क्षमता में भारत के लोग। लीडिंग टू कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्वालिटी डेवलपमेंट से है। आइए अब इसके थोड़ा सा ऑप्शन को देखा जाए। ऑप्शन ये है, हाउ शुड एजुकेशन रिफॉर्म बी, रिफॉर्म्स बी, एजुकेशनल रिफॉर्म शुड बी। तो बेटा क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक सेंटेंस बेस्ड, एक थीम बेस्ड। तो आप देख रहे हो कि इसके क्वेश्चन बड़ा आसान है। एजुकेशनल रिफॉर्म शुड बी गिवन प्रियोरिटी अलॉन्ग विद इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक, आगे देखा जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल द कंट्री लीप फॉरवर्ड, लीप फॉरवर्ड वर्ड आया था, आपने देखा। द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड इफ एजुकेशन रिफॉर्म आर गिवन प्रियोरिटी, नहीं। इफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर गिवन प्रियोरिटी, अकेले की बात नहीं किया है। इफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर गिवन, तो ये ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। पैसेज में 2 रिफॉर्म्स की बात किया है, एक एजुकेशनल और दूसरा इकोनॉमिकल। आइए देखिए अगले क्वेश्चन पे। ए पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन दीज लाइन्स, कह रहा कि पॉलिसी अनाउंसमेंट अगर इन मुद्दों पर किया जाता है, तो विल बी द बेस्ट गिफ्ट टू द पीपल, विल बी द बेस्ट गिफ्ट टू द पीपल, भारत के लोगों के लिए एक बढ़िया गिफ्ट होगा। व्हेन, तो यहाँ पर वर्ष का नाम दिया है, इन 17th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस,
तो यहाँ पर 75वें वर्ष के इंडिपेंडेंस डे के दिन पे, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां पर कह रहा व्हाट आर द वेरियस, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस अनाउंसमेंट टू बी मेड। ये कह रहा कि व्हाट आर द वेरियस अनाउंसमेंट टू बी मेड, कह रहा कि वेरियस अनाउंसमेंट जो है वो कहाँ कहाँ बनाए जाने हैं। फ्री, अब इसको एक बार देख लें, फ्री कंपलसरी स्कूल एजुकेशन, बहुत सारे अनाउंसमेंट है, तो फ्री कंपलसरी स्कूल एजुकेशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, ये भी बोला है। कंपलसरी सब्सिडाइज्ड स्कूल एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, अनुदान के द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देना। ठीक, और दूसरा आपका है कंपलसरी सब्सिडाइज्ड स्कूल एजुकेशन मेट्रोपॉलिटन, इसकी भी बात किया है। ये 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन बोला ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन के साथ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों बातें बोली गई हैं, तो ये ऑप्शन हमारा 4th। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड परसेप्शन एज यूज्ड इन द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज में जो पैसेज का नाम दिया है, परसेप्शन का मतलब क्या है। परसेप्शन का मतलब होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू माइंड, अपने माइंड के थ्रू किसी चीज के बारे में हम पूरी तरह से जागरूक हो जाए, वही हमारा परसेप्शन होता है। सो द राइट आंसर विल बी ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, once again I welcome everyone because of attending this precious and particular model paper which is very beneficial for your coming examination. My dear students, मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूँ, I assure that कि everyone if attending the class will be benefited very much. Have a nice day. Thanks a lot. अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com। प्यारे साथियों, आप सभी को जय हिंद। आपके लिए मैं स्वर्ण त्रिपाठी मेजर कल्सी परिवार की तरफ से लेकर के आया हूँ अर्थमेटिक का मॉडल पेपर आर्मी क्लर्क का। देखिएगा, बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 97। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, x + y = 97 दिया हुआ है, साथ ही साथ एंड देयर डिफरेंस इज 37, यानी कि 2 नंबर से जिनका डिफरेंस कितना है, x - y = 37। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। फाइंड द ईयर प्रोडक्ट, हमें बताना है x × y क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर ये जो भी नंबर्स लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम कर देता हूँ, ठीक है, सम करने पर 2x = कितना हो जाएगा, 90 + 30, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 134, और 2x = 134, x = 67, और हमको दिख रहा है कि अगर x = 67 है, इसको उठाकर हम यहाँ पर पुट कर दें अगर, तो x = 67 तो y = 30। ठीक है, आगे देखिए, x = 67, y = 30, x × y निकालना है हमें, 67 × 30, और मल्टीप्लाइड बाय 30 अगर करते हैं तो 67 × 3 अगर हम करते हैं तो हमें पता है 201 आ जाएगा। इस जीरो को ऐड ऑन कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2010 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सभी साथी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपको √2 की वैल्यू दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको 7/3 + √2 निकालना है। ध्यान देखिए कैसे करेंगे आप। अच्छा, 7/3 + √2 दिया हुआ है ना, तो सीधे सीधे ये जो टर्म है ये आपको इंडिकेशन शो करता है रेशनलाइजेशन का। ये आपको बताता है कि इस पूरे टर्म में क्या होना है, रेशनलाइजेशन होना है, परमेयीकरण होना है।
तो यानी कि अगर 7 यहाँ पर है तो 3 माइनस रूट 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो 9 माइनस कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, हमने किया क्या है, 3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है, रेशनलाइजेशन अगर हम करते हैं तो 3 माइनस रूट 2 का क्या होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड हो जाता है, और 3 प्लस रूट 2 a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, दैट इज 9 माइनस 2। ये हमारा बन जाएगा फाइनली 3 माइनस रूट 2 की वैल्यू हमारा सॉरी हाँ ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 की वैल्यू हमको ऑलरेडी 1.4142 लिख के रखा हुआ है, 3 माइनस 1.4142 कर देंगे हम, हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.5858। क्लियर है सभी साथियों को। आगे देखिएगा साथी क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा हुआ है तो ऑलरेडी एक बार हमारे पास हिंदी वर्जन में, एक बार इंग्लिश वर्जन में। ठीक है हिंदी वर्जन वाले क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी वर्जन वाले अभ्यर्थियों की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग सभी लोग ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, एक ही स्थान से वृत्ताकार पथ पर रमेश, राजेश और राकेश 54, 63, 72 मिनट का डाटा दिया हुआ है आपको, और कह रहा है कितने समय पश्चात वे तीनों पुनः प्रारंभिक स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो एक बात ध्यान सुनिएगा, जो भी टाइम दिया है आपको 54, 63, 72 मिनट्स में दिया है। ठीक है ये एक ऐसा डाटा है, ध्यान सुनिए 54, 63, 72 जिसका एलसीएम निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इसका वैल्यू का आंसर निकालेंगे तो मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान सुनिएगा, अगर ये वैल्यू मिनट में, इसको हम आवर में चेंज कर लें, आवर में, तो आवर में अगर मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/10, इसको लिख सकता हूँ 21/20, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/5। अब ये सारी वैल्यू जो मिनट में है ये क्या हो गई हमारे पास, आवर में आ गई है। आवर में लेने के बाद अब हमें क्या बताना है, वे तीनों पुनः प्रारंभिक स्थल पर पहुंच कब जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे साथी, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है इस पूरी वैल्यू का हम एलसीएम लेते हैं अगर, तो 9, 21, 6 ये पूरी वैल्यू आवर में है हमारी, ये पूरी वैल्यू हमारी आवर में है। ध्यान देखिएगा ऊपर वाले हमारा क्या होता है, अगर हमारा कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमें पता है कि न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का HCF। तो ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो देखिए क्या आ जाएगा 126 अपॉन नीचे वाले का HCF 10, 25 का HCF 5, दैट इज 25 1/5। ठीक है तो इसका जो ये हमारा आ गया है आवर में, और प्यारे साथी हमें पता है कि 1/5 आवर मतलब कितना होता है 12 मिनट्स, 25 आवर 12 मिनट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी साथी। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी देखिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है, एक्स, वाई और जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे हैं। ठीक है यदि वाई और जेड के आमों का योग 60 है। ठीक है तो ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है, वाई जेड आपको पता है 3, 2 है, 3 + 2 अगर आप करते हैं तो आपको लिख करके दे दिया 5 यूनिट का जो मान दे दिया वो 60 दे दिया है। ठीक है 5 यूनिट का मान जो दे दिया, अगर आपको 60 दे दिया है तो आपसे पूछा क्या है, तो x के आमों की संख्या ज्ञात करें। तो x के आम कितना दिख रहा है आपको, x के आम भी आपको 5 दिख रहा है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा इसका आंसर 60 इज दी राइट आंसर। कैसे वो साथी फिर से देख लीजिए, 3 + 2 हमने किया, 5 यूनिट का मान आपको 60 दे करके रखा है, x का भी जो मान है वो 5 यूनिट है, दैट इज 60 आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, एक आर्टिकल 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, इट बीन सोल्ड फॉर ₹360, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। कहने का मतलब एक आर्टिकल को आप जब 360 रुपीज़ में बेच रहे हो तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू आपकी हो जा रही है, पहले आपकी वैल्यू 100% थी, अब आपकी वैल्यू 120% हो जा रही है। तो 120% बराबर अगर 360 है तो आप कट कर दोगे, ऑलरेडी आप बता सकते हो 1% इक्वल टू कितना 3। और पूछा क्या है कि कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची जाए तो क्या मूल्य होगा। तो 15% इसका मतलब जो राशि आपकी 100% पहले थी, अब वो राशि कितनी होनी चाहिए 115%। तो मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 115 करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 345 रुपीज इज दी
राइट आंसर। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम साथी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग ध्यान से, SICA का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में CI और SI का डिफरेंस 24 दिया है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको करना कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। कभी भी अगर आपको 2 ईयर्स का CI माइनस SI देता है तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे D = PR/100 का होल स्क्वायर, वेयर D = डिफरेंस, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यहां आपको डिफरेंस दिया हुआ 24, D = डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI, ठीक है। डिफरेंस हमारा 24 है, P आपको निकालना है, P मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। R फॉर रेट, रेट हमको दे करके रखा है 10%, 10/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। कट कर देंगे आप, कितना बन जाएगा ये 24 = P/100। हमें पता है 24 = P/100, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 इज दी राइट आंसर। आगे देखिए बात करते हैं साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपको। एक गांव की जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, ठीक है। 18% बच्चे आपको दिया हुआ है, इनमें से 10% क्या है, लड़कियां हैं। तो ध्यान से देखिएगा, गांव की जनसंख्या 100%, इसमें से आपके क्या हो गए हैं 18% बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है। इस चाइल्ड में भी आपके कितने हैं, चाइल्ड में 10% लड़कियां हैं, यानी कि 1.8% आपकी क्या है साथी, गर्ल्स है, ठीक है। अब 1.8% अगर आपकी गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का आपको दिया हुआ है कि गर्ल्स की जो वैल्यू है वो है 90। तो 1.8% अगर 90 है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 1% = 50, और 1% = 50 तो 100% = कितना हो जाएगा ये साथी 5000 इज दी राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपका अलजेब्रा से दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपको। ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपसे जो इक्वेशन पूछा है इस इक्वेशन की वैल्यू आपसे पूछ लिया हुआ है। तो प्यारे साथी, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें ना तो ये इक्वेशन आपका बन क्या रहा है, ये इक्वेशन आपका बन रहा है 5a + 4b का होल स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप ऑलरेडी चेक करिए। 5a का होल स्क्वायर, 5a का स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर, आगे यहाँ पे 2 5 × 8b, बिल्कुल ये हमारा बन रहा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से। हाँ, इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा फाइनली हमारे करना क्या है इसमें। अब इसमें आपसे पूछा हुआ है कि ये वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। 5a + 4b की दे रखा है वैल्यू, तो ध्यान देखिएगा a की जो वैल्यू आपको दे करके रखा है वो 23 दे करके रखा है। 5 × 23 प्लस 4b की बात करूं मैं तो b की वैल्यू माइनस में दे करके रखा हुआ है, यानी कि हम प्लस का सिंबल यहां से हटा दें, -29 × 4 का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि 23 × 5 करेंगे 115 आ जाएगा, 115 माइनस 29 × 4 करते हैं 116 का होल स्क्वायर। ऑलरेडी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपको। आपको क्यूबिक फॉर्म में एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो ये कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा है 0.6 का a³ माइनस b³ के टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है मेरे साथी कि अगर a³ वो आपको ऊपर देकर रखा है -b³, ठीक है, और नीचे ये जो टर्म बन रहा है a² + ab + b², तो आपको ये दो टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली जो टर्म आपको बचेगा 0.06 माइनस 0.05, सॉल्व करेंगे 0.01, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। क्लियर है, क्या किया हमने a³ माइनस b³ किया, जहां पे आपके क्या होंगे नीचे वाला जो टर्म है ऊपर वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा साथी क्या लिखा हुआ है आपको। लिखा हुआ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब शांत जल में नाव की धारा आपको दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, साथ ही साथ अगर धारा की चाल जो दिया है वो 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा कि अगर जो भी आपकी नाव है वो डाउन स्ट्रीम जाती है, कहने का मतलब धारा की दिशा में जाती है, तो कितनी दूरी चलेगा 15 मिनट में। तो अगर आपको 15 दिया हुआ है नाव की चाल और +5 करते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्या आ जाएगी, बोट की चाल धारा के अनुदिश आ जाएगी। 20 किलोमीटर पर आवर ये हमारी क्या आ गई है, 1 आवर में धारा के दिशा में चाल। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे 15 मिनट में है, 15 मिनट इज इक्वल टू 1/4 कर देंगे। तो 20 का अगर हम 1/4 करते हैं दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना जाएगा 15 मिनट में जो आप डिस्टेंस दूरी तय करेंगे वो कितना रहेगा 5। 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर गए तो 15 मिनट में कितना चले जाएंगे आप, 5 इज दी राइट आंसर। ठीक है, हाँ, अब आज की क्लास में बच्चों इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com। जय हिंद बच्चों, मेजर कल्सी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अपने डिफेंस के सपने को साकार करने के लिए आइए एक मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने है। जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन एक नियत रहता है, विस्थापन, गतिज ऊर्जा, त्वरण या वेग। तो सही आंसर है त्वरण। ठीक है, अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com। त्वरण हमेशा नियत रहता है। इसका आंसर आएगा बेटा सी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह पर जहां अपकेंद्र बल नहीं होता है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। तो अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी केंद्र पर कहां पे अपकेंद्र नहीं होगा, कर्क रेखा पर अपकेंद्र बल नहीं होता है। इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है बेटा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की एक समान क्वांटम संख्या नहीं हो सकती है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था पाउली ने, हुंड ने, आबाउ ने कि डाल्टन ने। तो इसको प्रतिपादित किया था बेटा पाउली ने। तो इसका आंसर होगा ई पार्ट। ठीक है, इसका आंसर ई पार्ट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, ब्रूबानिक प्लेग, एड्स, लकवा या डेंगू ज्वर। तो अगर बात करते हैं जीवाणु जनित रोग है वो बेटा ब्रूबानिक प्लेग है। इसका आंसर होगा ए पार्ट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन है एक अमीनो अम्ल, प्रोटीन, फैटी अम्ल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इसका आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायी होंगे। धन्यवाद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। A very good morning to everyone. You're most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. आज की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ
जो आपके आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेजरकल से, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के एंट्री की बात हो डिफेंस में, और चाहे एकेडमिक लेवल पे की अगर मैं बात अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। करता हूं तो यानी कि 10th 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, तो इन सब एंट्रीज में हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे संस्थान ने हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सैंपल पेपर्स को कंटिन्यूसली जनरेट किया है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पेपर्स आपको पसंद आ रहे हों। उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए आर्मी क्लर्क का पेपर लेकर के आया हूं और कुछ बेहतर क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गई बातें? और हमेशा की तरह मैं ऐसे प्रश्नों का कलेक्शंस लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे है। पहला प्रश्न, अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे ये प्रश्न ये कह रहा है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक इज रिलेटेड टू द विच रिलीजन? आप जानते हैं त्रिपिटक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है नहीं, बौद्ध से बिल्कुल सही है, जैन से भगवती सूत्र संबंधित है, 12 अंग संबंधित है, आजीवक आप जानते हैं आजीवक के फाउंडर मखलीपुत्र घोषाल थे। यानी कि आप जानते हैं कि अगर मैं बौद्ध रिलीजन की मैं बात करता हूं तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये जो टेस्ट हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहां तक शायद आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाई होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपका राइट आंसर क्या है? बौद्ध। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम अगला प्रश्न देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो ऑप्शंस दिए गए हैं काफ़ी क्लोजर्स हैं, 1773, 1771, 1785, 1793। आपको बता दूं, वॉरेन हेस्टिंग को भारत में जुडिशियल सिस्टम का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली कोर्ट की स्थापना जो की गई वो की गई थी इसी के समय में कलकत्ता में। अगर हम बात करते हैं, इसके पहले चीफ जज थे एलिजा इम्पे साहब। तो जैसा कि आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के ही अंतर्गत 1774 में कोर्ट की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पीरियड में आया था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। तो ए विल बी द राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, कब पास किया गया? 1773 में। चल आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के भाग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी अगर बात करी जाए तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते हैं भारतीय संविधान के शेड्यूल्स से। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को देखेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑप्शंस को देखने के बाद आपके पास, मैंने जैसा कि ऑफलाइन प्रोग्राम्स में आपको कई बार बताया है कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक एंड टेक्नोलॉजी के साथ जीएस आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। बिल्कुल अभिषेक सर की क्लास में बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको ट्रिक एक बताई है UCFDI में, यानी कि संविधान का पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे में सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स, चौथे में डीपीएसपी। ये पूछ रहा है ना मौलिक अधिकारों के बारे में, तो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और जो इनके आर्टिकल्स हैं 12 to 35 आर्टिकल्स जो बताते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। यानी कि भाग 3 क्या है, वो बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और दिस इज द मैग्ना कार्टा। भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्लियर हो गई बातें बेटा? और इसी के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा रिट्स जारी की जाती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट्स जारी की जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट्स जारी की जाती है। तो ऑप्शंस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न क्या कहता है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंगे, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न भूगर्भीय हलचल। इंग्लिश वाला अगर आप देखना चाहें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर्ड ऑन टी स्केल, सिस्मिक वेव्स, विंड स्पीड, पावर ऑफ साइक्लोन, वेयर geological disturbance originated by the volcanic eruptions. What will be the right answer? So power of cyclones will be the right answer. It means C will be the absolutely true. Clear? चल अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया। बिल्कुल, योजना टाइगर के लिए, पशु प्रजनन के लिए, पौध प्रजनन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के द्वारा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी द डी। क्लियर हो गई बात है? इसी तरीके से मेजर कलसी परिवार के साथ आप जुड़े रहिए। डे टू डे आपको सारे एग्जाम से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो फास्टली ब्रॉडकास्ट होंगी आपके पास। दूसरी चीज़ आपको बता दें, आप अपने बैग एंड बैगेज को प्रिपेयर करिए और अब आपके पास एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए 2022 के लिए 2022 के लिए मात्र कुछ ही समय बचा है। यानी कि अभी अगर आप 10 अक्टूबर तक आ जाते हैं तो जो न्यू बैचेस हैं उनमें आप अपने आप को इनरोल कर पाएंगे और एक अपने बेहतर भविष्य को निर्माण की दिशा दे पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके सवाल आते हैं वो बहुत ही मॉडरेट लेवल के आते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग देखिएगा कि क्या आप इन सभी के आंसर्स बता पा रहे हैं या नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ, यानी कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। ऑप्शन है हमारे सिलिकॉन, लेड, गोल्ड या क्रोमियम। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। देखिए जो भी आईसी चिप्स बनती हैं दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वो सेमीकंडक्टर से बनती हैं। और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है दैट इज सिलिकॉन, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड, यानी कि जब किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा जाता है तब उसको जो एड्रेस मिलता है, जो पता मिलता है, वो कौन सा पता है, कौन सा एड्रेस है। द फर्स्ट वन इज सिस्टम एड्रेस, यानी कि सिस्टम पता, प्रोसेस आईडी, सिस आईडी एंड आईपी एड्रेस। तो यू ऑल आर अवेयर ऑफ आईपी एड्रेस। जब भी कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसको एक एड्रेस मिलता है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये जो आईपी एड्रेस होता है दैट इज 32 बिट्स नंबर, 32 बिट का नंबर होता है। और इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम, यानी कि निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम है। ऑप्शन नंबर ए इज हैकिंग, सेकंड वन इज ट्रोजन, थर्ड वन इज मेलवेयर एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ट्रोजन और मेलवेयर की बात करें तो दे आर द काइंड ऑफ वायरसेस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होने के बाद हमारी कंप्यूटर की फंक्शनिंग जो है वो खराब कर देते हैं। बट हैकिंग इज नॉट अ वायरस। हैकिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग जानते हैं कि हैकिंग का मतलब होता है कि आप किसी एक कंप्यूटर के डेटा को हैक कर लेते हैं
आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं और आप उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हैकिंग एंड हैकिंग इज नोन एज अ साइबर क्राइम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 1 बाइट बनता है किससे, 2 बिट से, 4 बिट से, 6 बिट से या 8 बिट से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट जो है वो 8 बिट से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, यानी कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है जहां पर आप चीजें सर्च करते हैं। तो फायरवर्क ऑब्वियसली नॉट अ वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स जिसे आप मोजिला फायरफॉक्स कहते हैं, तो फायरफॉक्स जो आपका है ये आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट एज अ वेब ब्राउजर इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉट अ वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर होगा दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ कंप्यूटर का ये जो हमारा मॉडल पेपर है खत्म करते हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com।